हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजा स्क्वायर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या आपको किसी भी बाहर कंट्री में स्टडी वीजा या वर्क परमिट पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपका माइंडसेट हो जाता है कि मुझे जाना है, तो उसके बाद अब बात करते हैं कि क्या आप एलिजिबल हो तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, आप वो चेक कर सकते हो। किस कंट्री के लिए एलिजिबल हो, वहां जाके आप कितना अर्न कर सकते हो, आपकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है, और आज से 5 साल बाद 6 साल बाद आप कहाँ पे स्टैंड करोगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं दोनों केसेस की बात करूंगा। अगर आप आफ्टर 12th जाना चाहते हो या आफ्टर ग्रेजुएशन जाना चाहते हो। अगर आप आफ्टर 12th जाना चाहते हो, आपका 4 से 5 साल का गैप है, आपकी एज बेसिकली 25-26 से कम है, तो आप एलिजिबल हो यूरोप जाने के लिए। दूसरा, आपकी एकेडमिक परसेंटेज जो है वो मोर देन 50% होनी चाहिए। मोर देन 60% होती है फिर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बट अगर आप 50 से 60% बीच में लाए करते हो तो आपके पास कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस होंगे स्टडी वीजा के केस में। वर्क परमिट को मैं कभी प्रमोट नहीं करता, ना मैं प्रेफर करता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और बच्चे एट द एंड काफी पछताते हैं। ओके, अब बात करते हैं विच कंट्री टू चूज। इसका आंसर मैं दूंगा, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। अगर आप अच्छा अर्न करना चाहते हो और आपका जाने का बजट भी अच्छा है, आप अच्छी ट्यूशन फीस पे कर सकते हो, तो आप यूरोप में फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी जैसी कंट्री को चूज कर सकते हो, जिनकी कॉस्टिंग आती है आप मिनिमम मान के चलो 10 लाख से लेके 20-25 लाख के बीच में। यूरोप की ये सारी कंट्रीज काफी अच्छे ऑप्शन है, जिनमें कुछ केसेस में आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ केसेस में आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं भी होती है। डिपेंड भी करता है आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने 12th करी है, कितनी परसेंटेज है, किस बैकग्राउंड से है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है। ग्रेजुएशन के बाद आपका जो गैप है वो 7-8-9 साल तक भी चल जाता है। आपकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए तो भी आप एलिजिबल हो। एकेडमिक परसेंटेज आपकी सेम रहेगी, ग्रेजुएशन में आपके मोर देन 50% होने जरूरी है। 50 से 60% के बीच में है तो आपको कम ऑप्शंस मिलेंगे। अगर 60% से अच्छे मार्क्स हैं तो आपके लिए एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उन कंट्रीज में स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो यूरोप में हमारे पास 2 सेगमेंट होते हैं जो मैंने पहले आपको बताया, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। ये अच्छी कंट्रीज हैं जिनमें आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। इनके लिए आपका बजट एटलीस्ट 10 लाख रुपए होना चाहिए। दूसरा सेगमेंट आ जाता है कि आपके पास पैसे कम है, आईएलटीएस नहीं है, उस केस में 8 लाख से नीचे की कंट्रीज के भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनमें है लातविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, हंगरी जैसे। इन कंट्रीज के लिए भी आप एलिजिबल हो। क्राइटेरिया सेम है, 60% से ज्यादा होने चाहिए, कुछ केसेस में 50 से 60 भी चलेंगे। इसमें आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एमओआई बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो और आपका वीजा सक्सेस रेट भी 95% से अच्छा है। बाकी हम सारी फाइल असेस करके आपको एक जेन्युइन आइडिया दे देते हैं कि आपके वीजा आने के चांसेस कितने हैं। अगर किसी के 80% से कम होते हैं, वैसे केसेस को हम उठाते ही नहीं और बच्चे को सजेस्ट करते हैं आप चाहते हो लगाना है तो हम लगा भी देंगे, अदरवाइज आपके सामने हमने पहले ही बता दिया कि आपके चांसेस थोड़े कंपैरेटिवली कम है वीजा आने की। अब बात करते हैं कि आप कितना अर्न कर सकते हो। अब यहाँ बात आ जाती है कि आप कौन सी कंट्री चूज कर रहे हो। अगर हम पहले सेगमेंट के बारे में बात करें कि आपका बजट 8 लाख से कम था, आपने लातविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी जैसी कंट्री चूज की है, तो इसमें आप इजीली 1.5 लाख रुपया मंथली कमा सकते हो और जो लिविंग एक्सपेंसेस है अब वो आपके 20 से 25 हजार आते हैं, तो आप इजीली 1 लाख रुपया तो मंथली सेव कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये वाले क्वेश्चंस भी करेंगे कि नहीं नहीं, हमने ये वीडियो देखी थी, वो वीडियो देखी थी, इतने कम है, 80,000 कमा सकते हो, 70 है, 90 है या 1 लाख है। इसका सीधा सीधा आंसर है, मेरे पास एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है जो बच्चे हमारे थ्रू गए हैं जो 2-2 लाख भी कमा रहे हैं। उतना तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, ये आपकी नियत पे डिपेंड करता है और आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा एक्टिव है, उसका गोल क्लियर है कि मुझे अच्छी जॉब करनी है, अच्छा पैसा कमाना है, अपनी फैमिली देखनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो अपॉर्चुनिटीज आर देयर। और ये मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। अगर आप एफर्ट डालते हो, 1-1.5-2 महीने आप अच्छे से जॉब ढूंढते हो, अपने स्किल की जॉब ढूंढते हो, तो आप बहुत इजीली 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली अर्न कर लेते हो। सारे एक्सपेंसेस के बाद 1 से 1.5 लाख रुपए तो आप इजीली सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी जैसी कंट्रीज की।
इन कंट्रीज में ऑब्वियसली आपकी जाने की कॉस्टिंग भी ज्यादा है, ट्यूशन फीस भी ज्यादा है, बट इन कंट्रीज में आपकी इनकम भी कंपैरेटिवली ज्यादा है। इन कंट्रीज में आपका वेज रेट है जो वो कंपैरेटिवली 12-15 यूरो तक भी जाता है। तो यहाँ आप 2 लाख 3 लाख इजीली मंथली अर्न कर सकते हो अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो। अगर आप जाके काम ही नहीं करोगे तो फिर क्या ही अर्न करोगे। अब बात करते हैं कि 5 साल के बाद अगर आप इंडिया में होते हो और आप बाहर होते हो तो क्या कंपैरिजन रहने वाला है। तो देखो, जो बच्चा बाहर जाके इनिशियली स्ट्रगल करेगा, मे बी उसका जो स्ट्रगल है वो थोड़ा उसको रोके, क्योंकि जीरो से शुरू करने वाले हैं, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, बट ये 110% श्योर है कि 5 साल के बाद जो भी आप इंडिया में अर्न कर रहे होंगे उसका एटलीस्ट 3-4 टाइम्स तो आप बाहर इजिली अर्न कर रहे होते हो। और 4 से 5 साल का जहां आपका लीगल स्टे हो जाता है, आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब तो यूरोप में भी जो इनके इमिग्रेशन लॉज हैं वो काफी स्मूथ हो गए हैं कंपैरेटिवली पहले से। आप इजीली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जितने भी स्टडी से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं सारे इंग्लिश में होते हैं, तो आप इजीली चूज कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग कि आपको किस कंट्री में जाना है।